हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम योर मेंटर खान सर। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है पैराजिम्बल, व्हिच इज वेरी एब्स्ट्रूस फॉर द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन लाइक कैट, जैट, मैट, सी मैट एंड आईपी मैट। सो गाइस, आज हम लोग इस चीजों को सॉल्व करने वाले हैं और इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको एंड तक दूंगा। एंड तक बने रहिए और देखते हैं हम लोग पैराजिम्बल को किस तरीके से बाइफरकेट कर करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम लोगों को स्टडी एमबीए इंडिया में पढ़ना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे हम आपको लास्ट ईयर का जो रिजल्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे तन्मय प्रकाश हैं जिन्होंने 99.5 परसेंटाइल लाया था। देखिए गाइस, ये लड़का हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम का था। यहाँ पे उन्होंने कैट की प्रिपरेशन की थी और उन्होंने लास्ट ईयर नहीं 2021 में 99.5% लाया था। अरे सर, 99.5 परसेंटाइल तो 2021 में लाया था। 2022 का क्या है रिजल्ट? तो आइए देखते हैं इसको भी कि 2022 में हमारा जो हाईएस्ट परसेंटाइल गया है वो 99.83 परसेंटाइल गया है। वो है आपके अनिमेश कुमार सिंह। ठीक है, 2022 में। तो इस साल का हम लोग का बैच स्टार्ट हो गया है एंड आई एम गोइंग टू शो यू फ्लैट 50% ऑफ है ऑन एडमिशन फीस। सारी चीजों पर आपको फ्लैट मिल रहा है। और 2023 के लिए हम लोगों ने एक टारगेट बैच भी बनाया है। यहाँ पे 2023 2024 दोनों का बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 2 इयर्स प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपका यहाँ पे डिस्काउंट का फी वगैरह दिया गया है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है इसके बारे में तो बोरिंग रोड एंड कंकड़बाग ब्रांच में आप कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7677884055 और 7050230723। तो स्टडी एमबीए में आइए और अपने परसेंटाइल को 99 से आप अपग्रेड कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा सेशन है पैराजिम्बल का। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराजिम्बल। व्हाट इज पैराजिम्बल? तो इसको समझते हैं भाई, पैराजम्बल एक तरीके का जिक्सॉ पजल है या फिर आप कह सकते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। आई जस्ट गिवन यू ओवर हियर दैट पैराजम्बल कैन बी कंसीडर्ड एज अ जम्बल पैराग्राफ्स। यू मस्ट हैव played connecting the dots game in your childhood. The concept of the parajumble is similar to connecting the dots, or you might have gone through the jigsaw puzzle. वो भी एक पजल है जिसमें हम लोग सारे फिगर को अलग अलग जो टुकड़ों में बटा होता है उसको हम लोग सेट करते हैं और एक कोहेरेंट वे में उसको उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि कुछ फिगर आउट होता है, उससे पता लगता है। तो इसी तरीके से हमारे पास में पैराजम्बल भी है जिसमें आपको 5 6 7 ऐसे सेंटेंसेस दे सकते हैं। ये सारे के सारे जंबल सेंटेंसेस होते हैं जिसको हमें सेट कर करके एक पैराग्राफ, कंप्लीट पैराग्राफ जो आपको सेंस देता है वो बनाना होता है। तो दिस इज द स्मॉल और यू कैन से द ग्लिम्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पैराजम्बल। अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्या पैराजम्बल को कैसे सॉल्व करना है और किस टाइप के पैराजम्बल हमारे रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन में आते हैं, क्या क्या उसका मेथड होता है। आइए देखते हैं सारे मैकेनिज्म को। तो बिफोर टू स्टार्ट दिस वंस आई जस्ट गिव यू सम टिप्स एंड स्टेप्स। सारे यहाँ पे टिप्स एंड स्टेप्स दे रखा है, इस चीजों को देख लें। हमारे पास में 3 आपको स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स और 7 टिप्स। तो ये 3 स्टेप्स और 7 टिप्स क्या क्या मदद करते हैं और कैसे मदद करते हैं, इस चीजों के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो पहला हमारे पास में टिप्स क्या है, स्टेप्स क्या है? तो एलिमिनेशन है। सबसे पहला प्रोग्राम हमने लॉन्च किया एलिमिनेशन। भाई एलिमिनेशन आपको करना पड़ेगा, देन आफ्टर पेयरिंग करना पड़ेगा एंड देन फाइंड द सेकंड। सर ये होता क्या है, कैसे करते हैं, अभी हम लोग समझेंगे लेटर। यहां पर हमारे पास में 7 टिप्स है, देख लीजिए। लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड्स, उसके बाद है सेकंड अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी, द थर्ड इज शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म, and the tips is general and specific, idea and example, pronouns and cause and effect। दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस चीजों को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे देंगे जिसको हम फ्रेम करके बताएंगे और उसके बाद हम लोग सारे के सारे टिप्स को समझेंगे, स्टेप्स को समझेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे पैराजम्बल के क्वेश्चंस भी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में 3 स्टेप्स दिए गए हैं, इसको क्या करते हैं। पहला आपका एलिमिनेशन है। सपोज आपके पास में ABCDE 5 आपके सेंटेंसेस यहां पे दिए गए हैं जो कि इनकोहेरेंट है, मतलब कि कोहेरेंट वे में नहीं है। इनकोहेरेंट का मतलब है अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा होगा। तो दोस्तों इसको हमें सेट करना होता है, इसको कोहेरेंट वे में, इसको जंबल को हम लोगों को एक पैराग्राफ फॉर्म करना पड़ता है विद राइट सीक्वेंस बनाना पड़ता है इन सेंटेंस का। तो इसको कैसे करते हैं? हमारा पुराना जो मेथड है, जो हम लोग पुराने मेथड से यूज करते हैं भाई, इसमें सबसे पहले हम लोग वन ढूंढते हैं भाई, स्टार्टिंग सेंटेंसेस कौन सा होगा, ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा। तो उसको ढूंढने के लिए हमें रीड करना पड़ता है फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, देन आफ्टर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हमारा तरीका होता है
और इसके बाद हम एक फर्स्ट सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस ढूंढ पाते हैं कि ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस होगा, सपोज। देन आफ्टर हम फिर से उस चीजों को रीड करते हैं, ए को रीड करेंगे, बी एंड डी एंड ई, वंस अगेन खोजते हैं कि सेकंड वाला कौन सा होगा। तो सपोज हमने सेकंड वाला इसको ढूंढा, वंस अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू रीड ए बी एंड ई, उसके बाद ये थर्ड वाला होगा, लाइक दिस वंस। ये प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि ये हमारा पुराना प्रोसेस है, ये ऑर्थोडॉक्सी कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे अगर ना जाए बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम आज लोगों के लिए क्या लेकर के आए हैं, देखते हैं। हमारे पास में क्या है, 3 स्टेप्स है। पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है पेयरिंग एंड फाइंड द सेकंड। भाई हम लोग कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं कि पहले हमें आप ये बता दीजिए कि अगर हमारे पास में 5 डिफरेंट सेंटेंसेस यहां पे लिखे गए हैं तो इसमें एक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक सही हो। भाई तो हमको 4 में से एक ढूंढना पड़ता है कि एक सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा उलट दूंगा मैं कि इसमें बताइए कि एक ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलेंगे कि सर 5 में से 4 एक नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता है। तो मतलब कि हमारे पास में ज्यादातर कैसे सेंटेंस मिलेंगे जो फर्स्ट नहीं हो सकते हैं। तो मतलब कि हमें सबसे पहले एलिमिनेट करने में आसानी होगी कि ये हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता है। सर इस एलिमिनेशन में कौन कौन सी चीज हमें हेल्प करेंगे। तो भाई यहां पे मैंने 7 टिप्स दे रखे हैं। ये 7 टिप्स आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे और ये बताएंगे कि भाई ये वाला सेंटेंस आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, सपोज यहां पे है एक जनरल एंड स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल एंड स्पेसिफिक। तो मैं इसको 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा भी, सारी चीजों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल पुट कर रहा हूं कि देखो अगर किसी में भी किसी सेंटेंस में मैंने लिख दिया है कार और मैंने दूसरे सेंटेंस में दिया है दिस कार, तो आपको पता है कि दिस कार वाला क्या है, ये एक स्पेसिफिक वर्ड है। स्पेसिफिक का मतलब मैंने उसको स्पेसिफाइड किया है किसी एडजेक्टिव से। तो जब भी आपके किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ होगा और वो नाउन कहीं ऐसे ही बिना एडजेक्टिव के इंट्रोडक्टरी में दिया होगा, तो आप जान सकते हो कि दिस कार वाला फर्स्ट आपका नहीं हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि कार वाला फर्स्ट होगा कि नहीं होगा, ये हमारी बात की बात है, वी विल जस्ट डिस्कस लैटर। बट आपको कंफर्मेशन 100% जिसकी गारंटी होगी कि ये नहीं हो सकता है, वो ये डी है ऑप्शन जिसमें हमने स्पेसिफिक वर्ड को यूज किया है। तो स्पेसिफिक होने की वजह से ये आपका फर्स्ट नहीं होगा, 100% इसकी गारंटीड है, ठीक है। अब इसमें जो जनरल बातें हैं, जो जनरल वाली है, ये फर्स्ट होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको दिया है ONGC, ONGC, और उसका एब्रिविएशन जो है, उसका जो फुल फॉर्म है, एक जगह दिया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो जान लीजिए कि जब भी आपका किसी पैराग्राफ में, किसी पैराजंबल में एक जगह शॉर्ट फॉर्म और एक जगह फुल फॉर्म उसी का दिया रहा है, तो आपके फुल फॉर्म वाले क्या होंगे पता नहीं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म वाले फर्स्ट कभी भी नहीं होंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो अगर आप इसी तरीके से आप सारे टिप्स को यूज करते हुए पहला जो राउंड है आपका एलिमिनेशन राउंड, उसको आप एलिमिनेट कर देते हो, तो ऑटोमेटिक आपको फर्स्ट सेंटेंस मिलेंगे। और जहां आपका स्टार्टर मिल जाता है, जहां आपका स्टार्टर मिल गया, तो मेन कोर्स तो बिल्कुल आपको मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबको आपने एलिमिनेट किया, 1 आपका आ गया, फर्स्ट आ गया, सपोज एलिमिनेशन हो गए, ए को हमने क्रॉस किया बिकॉज ऑफ द शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म, हमने डी को क्रॉस कर लिया बिकॉज ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक, इसी तरीके से आइडिया एंड एग्जांपल को भी क्रॉस कर लिया, उसी तरीके से प्रोनाउन को भी क्रॉस कर लिया। तो लाइक दिस वंस की हमारे पास ऑटोमेटिक आपको फर्स्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम सेकंड नहीं ढूंढेंगे, बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। हमारा जो सेकंड जो स्टेप है वो है पेयरिंग का। हमें पेयरिंग करना है। पेयरिंग किसके बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे 7 टिप्स दिए गए हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स, अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, जनरल, स्पेसिफिक, आइडिया, एग्जांपल, प्रोनाउन, कॉज एंड इफेक्ट्स, ये सारे आपको हेल्प करेंगे पेयरिंग में भी कि कौन किसके बाद और कौन किसके पहले हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। जब आप इसको, सपोज मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज आपके पास में 5 यहां पर क्वेश्चन सेंटेंसेस दिए गए हैं, ABCD एंड E। यू हैव 5 sentences which is incoherent way। अब coherent करने के लिए first of all you have to eliminate, you have to take the help of first step, and you are just eliminating on the basis of 7 tips। तो you have just eliminated first of all, तो आपको B मिल गया है, you just got the first or the opening sentences of the paragraph। तो B मिलने के बाद पेयरिंग करना है। नाउ पेयरिंग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टिप्स, कि ये भाई आइडिया है एंड देन आफ्टर दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस आइडिया।
ये क्या है, ये है शॉर्ट फॉर्म एंड ये है फुल फॉर्म, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि पेयरिंग कंप्लीट हो गया। अगर आपका अच्छा लक है, किस्मत है, तो आपको यहाँ पे सेकंड तुरंत ऑटोमेटिक मिल जाएगा ओपनिंग सेंटेंस के बाद में ही, क्योंकि प्रॉब्लम तो ओपनिंग सेंटेंस में ही होता है। हमें 3-3 4-4 सेंटेंसेस लगते हैं कि यही सेंटेंस है जो कि इस पैराग्राफ का स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। प्रॉब्लम तो आपका पहले ही एलिमिनेशन में सॉल्व हो जाता है। अगर आपको वहां पे ऑप्शंस होते हैं तब तो विद इन सेकंड्स आपके बन जाएंगे, लेकिन ऑप्शंस नहीं है। टीटा के बेसिस पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो टीटा के बेस पे आपको ये चीज, ये फॉर्मूला तो एकदम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के दैट विल बी लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक गाइस। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हमने पेयरिंग कर दिया। पेयरिंग का मतलब ए से हमने देखा कि ये हिट कर रहा है सी को ऑन द बेसिस ऑफ जो भी टिप्स आपको वहां पे लगता है वो टिप्स के बेसिस पे ये कर लिया। डी ने हिट किया है ई को ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, जनरल आइडिया, और यू कैन से आई मीन जनरल स्पेसिफिक आइडिया, एग्जांपल्स या प्रोनाउन के बेसिस पे या कॉज एंड इफेक्ट्स के बेसिस पे। अब आप थर्ड स्टेप्स को फॉलो करोगे। थर्ड स्टेप में क्या है, फाइंड द सेकंड, देन आफ्टर आपका सेकंड। अभी आप देखो कि अगर पहले वाले ऑर्थोडॉक्सी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलते तो आपको पहले ढूंढने के बाद में 4 सेंटेंसेस को फिर से पढ़ना पड़ता और वहां पे फिर सेकंड आप ढूंढ पाते। वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है गलत करने का। लेकिन यहाँ पे देखो कि आपने बी तो पहले ही फाइंड कर लिया ना। अब यहाँ पर जो आपके पास में सेकंड होने के चांसेस है, या तो आपका ए हो सकता है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको पेयरिंग कर लिया है, या फिर आपका डी हो सकता है। दो ही ऑप्शन बनेंगे। तो आप थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा आपके पास में नॉलेज है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके आराम से मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए आ जाएगा या तो, या फिर आ जाएगा आपका डी। बी दोनों में फर्स्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब ए आ गया सेकंड में तो ऑटोमेटिक आपके पास में सी जाएगा, ऑटोमेटिक वहां पे डी जाएगा और ऑटोमेटिक ई भी आएगा। अगर आपने डी ऑप्शंस को पहले रखा है तो ऑटोमेटिक ई यहां पे आएगा, ऑटोमेटिक ए आएगा एंड देन आफ्टर सी आएगा। गाइस तो यहाँ पे आपके पास में सिर्फ दो ऑप्शंस मिलते हैं। इतना तो पढ़ करके कैट एस्पिरेंट तो जाएगा ही जाएगा बंदा। उसको देखना होगा ना कि हाँ उसकी लेवल भी क्या है। अगर इतना नहीं पता है तो फिर से वो उसको पढ़ना चाहिए, उसको और प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस करके फिर कैट का एग्जाम दे। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शंस बनते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि कोई एक ही ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ 7 टिप्स एंड 3 स्टेप्स। तो जैसे ही आपको हिट लगता है कि नहीं बी के बाद ए जाएगा तो आपके पास में ये ऑप्शन है, अगर ये बी के बाद डी जाएगा तो आपके पास में ये ऑप्शन है, ओनली 2। तो दोनों को अगर पढ़ करके भी देख सकते हो, आराम से ये बन जाएगा। राइट गाइस। तो गाइस फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसको वन बाय वन कर करके कि क्या क्या इसमें है। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, और हम लोग इसको क्वेश्चंस भी सारे चीज बनाते हुए चलेंगे। एंड जो भी प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट भी करना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो हमारे पास में टिप्स है वो आप देख रहे हो कि ट्रांजिशन वर्ड्स का टिप्स है, राइट। तो ट्रांजिशन वर्ड्स में हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन वर्ड्स में हम इस चीजों को देख रहे हैं कि सारी यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड है। ट्रांजिशन वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन आइडिया टू द नेक्स्ट। द फैसिलिटी the facilitate the reader to flow more smoothly from one point to next. Carefully observation the transition words will give you a clue of sentence that list or follow the sentences containing transition words. Definitely. So these are the transition words here also again as well as। ये क्यों दे रहा हूं मैं, रीजन क्या है इसके पीछे, तो बच्चा ये जान लो कि ये सब सारे जितने भी वर्ड्स है ना यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशन वर्ड है। मतलब क्या है, तो ये दो आइडिया को जोड़ने का काम करेगा। मतलब कि इसके पहले कोई आइडिया होगा, देन आफ्टर ऑल्सो लिखाएगा, देन आफ्टर उसके बाद फिर कोई और आइडिया लिखा रहेगा, राइट। तो ये जितने भी आपको अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही दिख जाए कि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग इन सेंटेंसेस से हो रहा है तो भाई इसे सबसे पहले क्रॉस कर दो, इसे एलिमिनेट कर दो, है ना। तो एलिमिनेशन में भी ये काम देगा, आपको पेयरिंग में भी काम देगा कि भाई अगर ये बिसाइड्स है, अगर ये एज वेल एज है, या फिर आपको बट दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट है कि सिमिलैरिटी है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि इसका किसके साथ में पेयरिंग किया जाएगा। इसी के लिए मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पुट किया है दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि हम सारे ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं वहां पे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, ऑप्शन भी मैंने दे रखा है, चलो ऑप्शन देख लेना, बट अभी मैं ऑप्शन के थ्रू नहीं बताऊंगा। ऑप्शन आप बिल्कुल भी इग्नोर करो क्योंकि टीटा में ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे। मैंने यहाँ पे आपको 6 सेंटेंसेस दिए हैं, आप इसको पॉज करना, वीडियो को पॉज कर करके इसको बनाने की कोशिश करना। लेकिन अभी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर देता हूं वन बाय वन करके, राइट गाइस। तो चलो देखते हैं। पहला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बट से, तो इसको क्रॉस कर लो ना यार, बट तो एक ट्रांजिशन वर्ड है ना। नाउ सो इन, सो भी इसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे। नाउ अब,
क्रॉस कर लेंगे। ये तो 3 आराम से क्रॉस हो गए। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। बट इन द इंडस्ट्रियल एरा डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी means bombing the factories which are located. So what I'm going to do, but in the industrial era, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बट से तो क्रॉस हो ही रहा है दोस्तों, लेकिन बट किसके साथ में कॉन्ट्रास्ट कर रहा है? इन द इंडस्ट्रियल एरा। तो इंडस्ट्रियल एरा का मतलब कि कोई और ऐसा एरा होगा जिसको ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब कि एक नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि बट का जो मतलब होता है, जितने भी हमारे ट्रांजिशन वर्ड्स में कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले हमारे कंजंक्शंस होते हैं, तो ये बट क्या है? बट है, येट है, दो, ऑल दो, ये सारे क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कॉन्ट्रास्ट में? अगर इधर पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं तो इधर नेगेटिव सेंस होगा, इधर नेगेटिव है तो इस साइड में पॉजिटिव होगा। ये कॉन्ट्रास्ट का है। तो मैं आपका ग्रैब करना चाहता हूं अटेंशन, बट इन द इंडस्ट्रियल एरा। सो व्हाट इंडस्ट्री, कहां ये कर रहा है कॉन्ट्रास्ट? इंडस्ट्रियल एरा में, मतलब कि ऐसा कोई एरा होगा। अगर हम बी पढ़ते हैं, सो इन द एग्रीगेरियन, मतलब कि सो क्या है? सो तो ये एक भाई इसका एग्जाम्पल दे रहा है। सो मतलब कि इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। सो इसलिए इन द, मतलब कि ये क्या है? ये एक रिजल्ट है, मतलब पहले कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट होगा, उसका रिजल्ट है। तो सो इन द एग्रीगेरियन, देखो ये एग्रीगेरियन एरा में, यहाँ पे जो एग्रेरियन एरा और ऊपर में दिया है इंडस्ट्रियल एरा, तो दोनों है ना एक जगह, देख रहे हैं। सो इन द एग्रेरियन एरा, if you need to destroy the enemy's productivity, once again we are just talking about the enemy's productivity capacity, ऊपर में भी दिया हुआ था enemy's productivity capacity, what you want to do in bomb his fields, or if you are really vicious, solve them। यहाँ पे एक कॉमा है, ठीक है ना, इसको देख लेना, कॉमा है। अब सी के बारे में बात करते हैं। नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा, देखो नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एरा, एग्रेरियन एरा एंड इंडस्ट्रियल एरा, ये तीनों के बारे में बात कर रहा है। देखो दोस्तों, मैंने जो आपको लोगों को पहले बताया है ना, एक टिप्स में से मैंने बताया है, वो टिप्स भी फॉलो करेगा। क्रोनोलॉजी ऑर्डर, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसको हमने एलिमिनेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, राइट। अब देखते हैं हाउ डू यू बैटल। बैटल, एक बैटल आया, ठीक है। अब बैटल एक क्या है? जनरल व्यू है ना। बैटल में ही क्या होता है? मार होते हैं, इसमें एक एनिमी होते हैं, दोनों एक दूसरे के, राइट। टू बैटल विथ योर एनिमी यहां पे दे रहा है। तो बैटल एक जनरल टर्म्स है। तो आप जितना जहां जहां आपको एनिमीज दिए गए हैं, और यहां भी एनिमीज का बात हो रहा है, तो इस सारे चीजों को उसके बेसिस पे भी आप काट सकते हैं कि भाई ये जनरल वर्ड है और उसके अंतर्गत आने वाले ये सारे यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसलिए इसको भी काट सकते हैं। पहला काटने का बेसिस क्या था? ट्रांजिशन वर्ड्स। तो ट्रांजिशन बेस वर्ड्स के बेसिस पे हम लोगों ने इसको काटा। दूसरा भी एक क्लू मिलता है कि ये बैटल यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डू यू बैटल विथ योर एनिमी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लेना। तो ये सारे आपने 3 को काट लिए। अब देखते हैं ई में, द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे वंस अगेन एनिमीज प्रोडक्टिविटी है, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द आइडिया। द आइडिया, आपको पता है कि आर्टिकल का यूज हम लोग कैसे करते हैं? इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आइडिया, तो एक चीज देख लो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा yesterday I met dash man। तो डैश में आपको आर्टिकल देना है, या तो आर्टिकल दी या फिर ए, और फिर उसी मैन के बारे में डैश मैन was my friend, was my friend। गाइस, तो इससे आराम से आप पता कर लेते हो कि yesterday I met a man and then after द मैन वॉज माई फ्रेंड। लेकिन मैन तो दोनों जगह है, लेकिन एक जगह पे आप आर्टिकल ए का यूज कर रहे हो, एंड द सेकंड जगह पे आप आर्टिकल डी का यूज कर रहे हो। व्हाई? व्हाट द लॉजिक बिहाइंड दैट? Means at the time of introductions, article A is used, and when you have already introduced the person or the things, whatever you just want to introduce, then after you have to use article D while you have already introduced the person or the things over there, right? So if I'm just talking about the idea means the idea has been already given, so that's why on the basis of this ones you have to cross that one। ये द आर्टिकल हम लोग कहां पढ़ेंगे? जनरल एंड स्पेसिफिक में, क्योंकि किसी चीजों को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं दोस्तों, राइट। अब इसको भी हमने क्रॉस कर लिया, हाउ डू यू बैटल विथ योर एनिमी, ये बच गया मेरे पास में। और एक एफ है जहां पे लिखा हुआ विथ रिगार्ड टू डिफेंस द पर्पस ऑफ द मिलिट्री। अब मिलिट्री की भी बात में आ गई, is to defend the nations and
be prepared to do battle with its enemy. Means we are just introducing battle over here, right? Then after you may raise question that how do you battle with your enemy? Getting my point? Until unless we introduce the battle of the enemy, we won't be able to, raise your hands to ask the questions about that one. So first of all, you just easily eliminate this one also, and the first would be your F number of sentence. So with regard to defense, the purpose of the military is to defend the nations and be prepared to do battle with its enemy. It would be the first one. Now you have just identified the first questions, then after you have to use the second one, pairing, right guys? So पेयरिंग कैसे करेंगे इस चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं. यहां पे देख रहे हो मैंने बोला इंडस्ट्रियल एरा एंड एग्रेरियन एरा एंड इंफॉर्मेशन एरा. तो जो हम लोगों ने क्रोनोलॉजी वाले जो टिप्स देखे हैं अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन उसको मैं अभी समझा देता हूं. देखो सबसे पहले कौन सा एरा हुआ होगा, तो आप देखो कि इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या फिर इंफॉर्मेशन. तो आईटी तो अभी है ना, इंडस्ट्री उससे पहले और उससे पहले एग्रेरियन. तो फर्स्ट में क्या जाएगा, फर्स्ट में ये चला जाएगा, मतलब कि B would be your first agrarian era, then after the industrial era means A, and then after C. अब आप देख लो इस चीजों को, मतलब कि ये बट किसको कर रहा होगा, बट इन द इंडस्ट्रियल एरा destroying the enemy's productivity capacity means bombing the factories which are located in the cities. तो अब ये वाला B से पहले कुछ ऐसा होगा जिसको वो क्या कर रहा होगा, क्रॉस. तो हम एक यहाँ पे बना सकते हैं, हमारे पास में F मिल गया है, देन आफ्टर 1 2 3 4 5 एंड आपने BAC भी देख लिया है. मुझे नहीं पता है कि अब ये D कहां जाएगा एंड E का कहां पर होगा, देखते हैं इसको. अब देखिए कि द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय. अब डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, ये तो आपका इंड नहीं हो सकता बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द आइडिया. अब आइडिया में हमने कहां पे देखा था, तो हमारे पास में आइडिया दिया गया था, और ये डी वाला कहाँ है, ये डी वाला क्या होगा, हाउ डू यू बैटल विथ योर एनिमी. हाउ डू यू बैटल विथ योर एनिमी, द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिविटी. तो आपको लग रहा है कि आप एफ के बाद डी को यूज कर सकते हैं एंड देन आफ्टर आप ई को यूज कर सकते हैं, राइट. एफ डी एंड ई एंड देन आफ्टर बी ए सी. तो आपका ये सीक्वेंस बन जाता है एफ, मतलब के दिस वुड बी एफ डी ई एंड बी ए सी. इसको और भी आप अच्छे तरीके से करोगे जब तक आप एंड तक वीडियो देखते रहोगे, क्योंकि अभी मैंने एक ही आपको बताया है हाउ टू एलिमिनेट, कैसे आप कर सकते हो सेंटेंसेस को एलिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट टिप्स व्हाटएवर आई जस्ट मेंशन यू राइट नाउ. सो जस्ट हम लोग मूव करते हैं एंड देन आफ्टर वन बाय वन कर करके सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये अगर आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ना है और भी अच्छे तरीके से देखना है तो हमारे सारे वीडियोस को वन बाय वन करके देखो और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो. चलो नेक्स्ट आते हैं, अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी. जो अभी मैंने जस्ट बताया दोस्तों, उसके बाद हमारे पास में जो सेकंड टिप्स आता है अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे आपको देता है, क्योंकि आप जो फैक्टर याद करके जाते हो ना पैरा जंबल सॉल्व करने के लिए, वहां पे क्रोनोलॉजी का आपका माइंड जाता ही नहीं है रे बाबा. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये है क्या, ये कौन सी बला है, देखते हैं. तो देखो यहां पे जो दिया हुआ है एग्जाम्पल में, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस होगा. ये कौन से सीक्वेंस में बेस्ड होगा, ये ईयर वाइज भी हो सकता है, मंथ वाइज भी हो सकता है, आप कह सकते हो टाइम के बेसिस पे या फिर इन्वेंशन के बेसिस पे भी क्रोनोलॉजी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि जैसे कि कोई भी इन्वेंशन पहले क्या बना था, पहले क्या आया था. अभी हमने बात किया क्या, एग्रेरियन एरा, उसके बाद कौन सा एरा आया था, इंडस्ट्रियल एरा, उसके बाद कौन सा आया है, इंफॉर्मेशन एरा, मतलब कि आईटी का. इसी तरीके का एक सीक्वेंस बनता है, मतलब कि अगर मैं तीनों टाइम्स के बारे में बात करूं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो एक सीक्वेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं हो रैंडमली कोई भी वहां पे टेंसेस का यूज नहीं करेंगे, राइट. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी देयर वुड बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड इट आउट. इन सम क्वेश्चंस the event mentions in the paragraph can be arranged in a chronological order and logical construct a paragraph. The timeline may be in hours frame, years, month, or simply constructed using the transition words. Or you can say it may be also based on inventions, right guys. तो आओ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. पहला दिया हुआ क्या, Alexander Bain, Scottish clockmaker, patented the electric clock. What is this? There is a electric clock, राइट, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन सेंटेंस. से तो ये पता चल रहा है कि अलेक्जेंडर बेन स्कॉटिश क्लॉक मेकर है,
पेटेंटेड द इलेक्ट्रिक क्लॉक। चलो मान लेते हैं कि एक अलेक्जेंडर बेन भी है, इसके बारे में भी हो सकती है कि चर्चा का बात हो सकता है कि अलेक्जेंडर बेन स्कॉटिश क्लॉक मेकर, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी नाउन एंड प्रोनाउन, यहाँ पे भी नाउन एंड प्रोनाउन, तो जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो दो ही जगह हो सकता है, राइट गाइस, या तो सब्जेक्ट के बेसिस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे, या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। तो दो चीजें हैं, या तो ये इंपॉर्टेंट होगा या फिर इलेक्ट्रिक क्लॉक इंपॉर्टेंट होगा। नाउ in the next development in accuracy occurred after 1656 with the inventions of the pendulum clocks. Once again we are just talking about the clocks, right? इससे तो पता चलता है कि अभी क्लॉक की दो बार बात हो गई, अलेक्जेंडर बेन कहीं पे दिखा नहीं। Clocks have played an important role in man's history. Once again the clock, but C में stuck, मैं तो रुक गया भाई। क्यों रुक गया? कि अरे अभी के दो सेंटेंसेस में मैंने देखा कि क्लॉक के पहले कुछ वर्ड यूज किया हुआ है, इलेक्ट्रिक क्लॉक, एंड द सेकंड में दिया हुआ है पेंडुलम क्लॉक। तो ये मुझे बता रहा है कि जो ये सी वाला है, सी तो भाई ये दोनों से पहले होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लॉक्स की बात हो रही है, मतलब कि क्लॉक्स, ये क्या हो गया, एक जनरल व्यू हो गए। क्लॉक्स के बाद ही हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक क्लॉक एंड द पेंडुलम क्लॉक, राइट। नेक्स्ट जाते हैं डी में, तो देखते हैं कि स्प्रिंग ड्रिवन क्लॉक। वन सेकेंड, क्लॉक के पहले कुछ चीजें दी गई है, तो मैंने पहले भी बताया कि जनरल एंड स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टिप्स होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई ये सीक्वेंस कैसे बना रहा है। तो यहां पे सी जो है, क्लॉक्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस हिस्ट्री, इज द यू कैन से द ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज तीनों में हम देख रहे हैं कि क्लॉक से पहले कुछ कुछ चीजें दे करके इस क्लॉक को स्पेसिफाइड किया गया है। तो स्पेसिफिक वाले कभी भी आपके सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकते हैं, यू कैन इजिली एलिमिनेट दीज ऑल। तो पहला क्या मिल गया? सी, हैप्पी, खुश हो गए। पहला हमें मिल गया कि भाई सी हमारा फर्स्ट होगा, है ना। अब देखते हैं कि भाई और आगे इससे क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है, तो हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट डेवलपमेंट। भाई तो नेक्स्ट डेवलपमेंट तो ए में नहीं था, कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुई है, स्कॉटिश क्लॉक मेकर पेटेंट किया है इलेक्ट्रिक द क्लॉक। लेकिन अगर डी में जाते हैं तो यहाँ पे लिखता है कि स्प्रिंग ड्रिवन क्लॉक्स appeared during the 15th century, although they are often enormously credited the Niemesburg watchmaker पीटर हेलेन अराउंड 1511। तो देखो 1511 और एक जगह है 1656। बताओ पहले क्या हुआ होगा? 1511, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1652। तो इसको आप लोग पेयर कर लो, मतलब क्या हो गया कि सी है एंड देन आफ्टर डी एंड बी। ए को आप लास्ट में ले जा सकते हो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक क्लॉक के बारे में बात कर रहा है। और अगर मैं बात करूं क्रोनोलॉजी ऑर्डर के बेसिस पे, तो सबसे पहले क्या आया था? स्प्रिंग ड्रिवन, देन आफ्टर पेंडुलम एंड देन आफ्टर electric clocks. So guys, on the basis of chronology, that is most important for you to solve each and every questions which is related to parajumble in your respective examination. Guys, this is most important. मैं जो बता रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका सीक्वेंस यहाँ पे बन जाता है CDBA। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, आपके टिप्स जो कि आपको सॉल्व करा सकते हैं आपके पैराजंबल। लेकिन अभी पूरे के पूरे बचे हुए हैं सारे के सारे टिप्स, वन बाय वन देखते जाएंगे और भी हमारा पैराजंबल सॉल्व करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ता चला जाएगा और हम लोग आसानी से गेन कर सकते हैं मार्क्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है काइंडली कमेंट करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करना और पूछना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लुक फॉर शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म एब्रीविएशन। गाइस ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म। इसको भी आप सॉल्व करके दिखाओ, पहले सॉल्व करना फिर बाद में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे।